बेसिकली डिपेंड करता है आर्क के सेंट्रल एरिया के हिसाब से। जितनी ज्यादा आर्क अपने सेंट्रल एरिया से बेंड होगी ना, उतना ज्यादा वो ट्रेंड को अगेंस्ट में लेके जाने की कोशिश करेगी। एग्जांपल के लिए डब्ल्यू जो होता है, डब्ल्यू अलग होता है। डब्ल्यू में तो क्या है, उसका नेक नीचे होता है, वो आर्क नहीं है। यहां पर मैं तुम्हें अलग तरीके से बताऊं कैसे आर्क के लिए क्रिएट होता है। अब यहां पर जो ये ट्रेंड फॉरवर्डिंग है, पहले मैं इसके बारे में बात करूंगा कि ट्रेंड फॉरवर्डिंग के जो पैटर्न्स हैं वो कैसे होते हैं। तो सबसे पहले उसके अंदर आता है आपके पास ये जो नॉर्मल आर्क है ये, ठीक है। नॉर्मल आर्क जो होता है एनए, ये कैसे काम करता है। अगर जैसे मान के चलो मार्केट अपने आप को अप साइड में लेके आ रही है, उसकी बहुत अच्छी मूवमेंट है, और एकदम से मार्केट के अंदर बैंडिंग होनी शुरू हो जाती है, मार्केट बैंड होना शुरू हो जाती है, ठीक है। ऐसे करके ऐसे बैंड होना शुरू हो जाती है, और जब पहली बार उसका पॉजिटिव एरिया आता है, मार्केट अपने आप को पॉजिटिव करती है, एंड देन स्ट्रेट होके एक बार और मे बी फिर ऊपर लेके चली जाती है। 80% केसेस में मार्केट में नॉर्मल बैंडिंग ऐसे काम करती है, और ये बहुत सिंपल है क्योंकि ये अपने आप को लेके चलती है फेवर में। लेकिन इसका कंडीशन ये है कि ये अपने आप को पहले से बुल साइड में होनी चाहिए, और ये खुद एक सेंट्रल एरिया होना चाहिए। मतलब जैसे कि मार्केट में रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, तो यहां पर ये हिस्सा ऐसे बनना चाहिए, तब ये आपको ऐसे दिखेगा। ये बॉटम पे बन गया तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक। हाँ बिल्कुल, जैसे कप एंड हैंडल वाला होता है ना, वही कप एंड हैंडल वाला जो होता है, कप जो होता है वो यही होता है, उसको यही बोलते हैं। उसमें क्या होता है, हमेशा कभी सुना है कि कप एंड हैंडल बैकवर्ड में ले जाना मार्केट को, सुना है कभी ऐसा? कि कप एंड हैंडल मार्केट को बैकवर्ड में ले जा रहा है। अगर वो ले जा रहा होगा ना, ये देख लेना बस, वो या तो सपोर्ट पे नहीं है या रेजिस्टेंस पे तो नहीं है, इन जगह पे होगा ना तभी करेगा ऐसा, वरना करने वाला नहीं है। तो लोकेशन मैटर करती है, चाहे स्ट्रक्चर कितना ही सुंदर क्यों ना हो। अब ये तो पहला है कि इसमें क्या है कि ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है, रिएक्शन यानी कि ट्रेड को बढ़ा देता है, बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड को बढ़ाने की कोशिश करता है। अब अगर दूसरी कंडीशन हो जाए कि ये अंदर से थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाए, मतलब जो दूसरा इसका पार्ट है, नॉर्मल आर्क नहीं, इसमें होता है स्ट्रेट बॉटम आर्क। देखो जो मैं तुम्हें बता रहा हूं वो तुम्हें मिलने वाला नहीं, इसलिए ध्यान से सुन लो, ठीक, ध्यान से सुन लो, ये हमारी खुद की रिसर्च है। स्ट्रेट बॉटम आर्क क्या होता है कि जब मार्केट ओरिजिनली ऊपर जा रही हो कोई दिक्कत नहीं है, और फिर बाद में वो अपने आप को बैंड करती है, लेकिन बैंडिंग तो ऐसे हो जाती है कोई दिक्कत नहीं, और फिर अपने आप को वो लेके चली जाती है। ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है। लेकिन अगर इसकी जगह मार्केट अपने आप को स्ट्रेट कर दे और फिर बैंड करे, अब क्या होगा? आंसर दो जरा मुझे, अब क्या होगा? ये एक एनालिस्ट का चैनल है, ट्रेडर का चैनल नहीं है कि तुम्हें एक ईएमए बताइए और उस पर ट्रेडिंग करना शुरू कर दोगे, एक ही स्ट्रेटेजी काफी है, ठीक है। एनालिस्ट को हर एक चीज देखनी पड़ती है क्योंकि वो अपने लिए नहीं करता कभी भी कुछ। बताओ, अगर वो स्ट्रेट हो जाए उसका मतलब स्ट्रक्चर कैसा बने भाई, ऐसे है इस तरीके से, अब वो स्ट्रेट हो चुकी है, वो कुछ भी कर रही है लेकिन वो स्ट्रेट है, अपने आप को स्ट्रेट लेके जा रहा है, और फिर बाद में बेंड हो, इस कंडीशन में वो क्या करेगी? सोचो। इस कंडीशन में उसके चांसेस ज्यादा हैं साइडवेज होने के, फिर वो ऊपर जा सकती है, साइडवेज होने के चांसेस ज्यादा हैं, फिर वो अपने आप को ऊपर लेके जा सकती है। मतलब जैसे जैसे उसका नीचे का जो सतह है वो स्ट्रेट होनी शुरू हो जाए, वैसे वैसे समझ जाओगी अब इसके बाद बुलिश प्रेशर नहीं है जो डायरेक्ट उठाने की कोशिश कर रही है। भाई बुलिश प्रेशर क्या होता है? जब मार्केट अपने आप को नीचे लाए और नीचे लाए, और अब नीचे ना ला पाए, ऊपर ऊपर करे जा रही है, इसे तो हम लोग पावरफुल बुलिश प्रेशर कहते हैं। वो नीचे नहीं, लेकिन यहां ऐसा नहीं हो रहा, यहां पर ऐसे करके मार्केट कैसे हो रही है, यहां ऐसे करके मार्केट अपने आप को स्ट्रेट कर रही है, इस जगह ऐसे ऐसे कर रही है। तो ये जो एरिया है
ये एक वेज क्रिएट कर देता है, जैसे कि यहाँ पे फिर हम स्नीजिंग वेज वगैरह यूज कर लेते हैं और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर वगैरह यूज कर लेते हैं, ऐसा होता है। जब स्नीजिंग वेज वगैरह यूज करें तो वो ओरिजिनली जानते हैं उसका क्या सोल्यूशन, वो यहाँ बनता है एंड देन मूविंग अपसाइड, इस तरीके। ये तभी होगा जब मार्केट पॉजिटिव में है और अपने सेंट्रल एरिया में, ये बॉटम पे बन गई ना, ये रेजिस्टेंस बन गई, तब इतना इसके अंदर पावर नहीं रहती, क्योंकि वो खुद ही डायरेक्शन उसको पता ही नहीं है कहाँ जाना है, वो पहली रेजिस्टेंस पे या पहली सपोर्ट पे। समझ रहे हो ना मैं क्या करूं? तो इसी तरीके से ये स्ट्रेट बॉटम होता है और ऐसे ही आपका ट्रेंड चेंजिंग के लिए काम करता है। ज्यादातर केसेस में ट्रेंड चेंजिंग बहुत काम करता है और ये इंडियन मार्केट में तो बहुत ही इजी फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, बहुत सिंपल है। ट्रेंड चेंजिंग में सबसे पहले आपके पास में आता है नॉन एग डब्ल्यू, देखा होगा आपने नॉन एग डब्ल्यू, कई बार मैंने बताया इसके बारे में। तो ये सारे यहां से निकल के आए हुए, मैं तुम्हें एक एक चीजें बताई है, क्योंकि हर एक चीज का ना एक होता है ना कि मार्केट में फोन 5,000 वाला भी अवेलेबल है, 50,000 वाला भी अवेलेबल है और 1.5 लाख वाला भी अवेलेबल, हर तरीके के फोन अवेलेबल, लेकिन सबके फीचर्स, सबकी एसेसिबिलिटी और सबकी कंफर्टेबिलिटी अलग अलग है, बेस्ड ऑन देयर वैल्यू और बेस्ड ऑन देयर फीचर्स। इसी तरीके से इसमें फीचर्स, एक डब्ल्यू सिंपल तरीके से भी यूज किया जा सकता है, एक ही डब्ल्यू को हम थोड़ा और कॉम्प्लेक्स, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स, थोड़ा और वो एक्यूरेसी इंक्रीज करने के लिए होता है। समझ रहे हो ना? अब तुम गेम खेलोगे अगर 15,000 वाले फोन में और फिर 1.5 लाख वाले फोन में, फर्क तुम्हें दिख जाएगा कि रिजल्ट तुम्हें किस में अच्छा मिलेगा। वहां तुम बेशक बढ़िया में मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन जो फोन 1.5 लाख वाला होगा, 1 लाख वाला, उसमें रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा उसमें, क्योंकि भाई वो पहले से डेवलप्ड है, पूरा हर तरीके से कोने से उसको डेवलप किया हुआ कि कुछ भी गलती निकल जाए फोन हैंडल कर लेगा। गेम किसी भी तरीके से चल जाए, दुनिया कोई सा भी गेम चल जाए, वो चला के दे देगा, लेकिन क्या वो 15,000 वाला काम कर देगा? ऐसी डब्ल्यू होते हैं, ऐसी हर कॉन्सेप्ट होता है। दो तरीके से हम उसको यूज करते हैं, या तो हम सिंपल कर ले, फिर उसमें लॉस होते हैं, फिर और हम एडवांस में सीख, अभी एडवांस में तो सीखने के लिए बैठे हो कि एडवांस में सीख ले किसी भी तरीके से, तो जो हम गलती कर रहे हैं वो नहीं होगी दोबारा। तो चीजें एडवांस्ड है सारी। तो यहाँ पर जो नॉन एक्ट डब्ल्यू वाला कॉन्सेप्ट है वो ऐसे ही काम करता है कि ऊपर गई मार्केट आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर वो बैंड होने की बजाय क्या करती है, वो बैंड होने की बजाय इस तरीके से अपने आप को ऐसे करने लग जाती है और फिर इसी जगह पे फिर दोबारा बैंड करती है, और यहां जाने की बजाय अपने 50% एरिया के अंडर में ही आके वो ट्रेंड को रिवर्स करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसने सारा का सारा बुलिश प्रेशर एक ही जगह लगा दिया। कितना सारा बुलिश प्रेशर है यहाँ पर, दबा के भरा हुआ बुलिश प्रेशर है, इससे ज्यादा नहीं है। तो इतना ज्यादा एरिया इसने यहाँ क्रिएट कर दिया, जबकि ये आगे आना था, तो इसके पास अगली बार उतनी उठने की हिम्मत नहीं होती, फिर ये अपने आप को रिवर्स करना शुरू कर देती है। ये वाला हिस्सा जो होता है वो कॉपी पेस्ट हो जाता है यहाँ पर, फिर अपने आप को जैसे भी लेके जाए ला सकती है, इस तरीके से। ये फेल होता है पैटर्न, ये बना ही फेलियर के लिए है, और रेजिस्टेंस पे ज्यादातर ये ऐसा होता है। लाइव में तुम्हारे सामने बना हुआ है, ये देख लो, ये यही तो है और क्या है भाई, ये जो है ये यही तो है, ये देखो दिख रहा है, ये सेम यही तो है और क्या है, यही होता है। ठीक है, तो इसमें जो इसकी नाक है वो लंबी होनी चाहिए, बहुत लंबी होनी चाहिए, वो इसके लेफ्ट और राइट जो शोल्डर है उससे लंबी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, तभी तो दिखेगा कि इसमें एकदम से वॉल्यूम एग्जॉस्ट हो गया, प्रेशर एक बार में ही आ गया सारा का सारा। सेम हर जगह होता है, ये हर जगह की कहानी है, आप देख सकते हो, ये देखो, ये दिख रहा है, ये भी सेम ही है, इसमें भी कोई फर्क नहीं है, ये देखो ऐसे देखो, लाइन चार्ट में देखो और इजी समझ में आ जाएगा। जो हेड एंड शोल्डर का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया है वो बेसिकली ऐसे बेसिस पे किया गया, लेकिन उससे बढ़िया है कि हम उसको बैंडिंग में समझ लें, वो ओरिजिनली अपने आप को इस तरीके से क्रिएट करेगा करने के। और भी बहुत सारे हैं, क्योंकि ये उन्हीं मार्केट्स में काम करेगा जो वॉल्यूम जल्दी एग्जॉस्ट कर देते हैं, और ऐसे रिवर्स में होता है, ये ऐसा ही रिवर्स में होता है। ये देखो, अब सीधे नहीं मिलने वाले तुम्हें, थाली में बिस्कुट वगैरह तुम्हें ऐसे सामने दिखेंगे नहीं, सजते हुए नहीं दिखने वाले, यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि वो बेसिकली पैटर्न बन कहाँ रहा है। यही तो सारा खेल है ऑब्जर्वेशन का, और क्या है, स्ट्रक्चर तो सबको पता है। 80% लोग
एसएमसी में ब्रेक